चलिए, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सवाल को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तो इसका आंसर बनाया जाता है। कंसीडर a coaxial cable which consists of an inner wire which consists of a inner wire of radius A surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C respectively. B and C respectively. फुल स्टॉप के बाद the inner wire carries an electric current I naught and the outer cell carries an equal current in opposite direction. Find the magnetic field at a distance x from the axis where x is smaller than a, b x is greater than a smaller than b, c x is greater than b smaller than c, or d x is greater than c. Full stop. Assume that the current density is uniform in the inner wire and also uniform in the outer shell. ठीक है, चलिए फिगर हम बना दे रहे हैं। ऐसा पहले सब जगह बना देंगे। दूसरा बनाइएगा।
इसमें डॉट डॉट है आपका वो अंदर वाले सर्किल से बाहर। डॉट डॉट है ये बीच में है, बाहर वाले सर्किल के अंदर। जो है बाहर वाले सर्किल से भी बाहर। ठीक है, इस तरह से चारों फिगर को बनाइए, ABCD। चलिए क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कंसीडर ए कोएक्सियल केबल व्हिच कंसिस्ट ऑफ एन इनर वायर ऑफ रेडियस सराउंडेड बाय एन इनर वायर of radius A surrounded by an outer shell of inner and outer radii B and C respectively. Full stop. The inner wire carries an electric current I naught and the outer wire carries an equal current in opposite direction. ठीक है, find the magnetic field at a distance x from the axis where x is smaller than A, x is greater than A, smaller than B, x is greater than B, smaller than C and x greater than C. Assume that the current density is uniform in the inner wire and also uniform in the outer shell. ठीक है, चलिए तो इसको बनाया जाए क्वेश्चन को। चलिए तो पहला क्वेश्चन बनाया जाए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक कोएक्सियल केबल दिया हुआ है। ठीक है, which consist of inner wire of radius A। ठीक है, तो एक आपका क्या दिया हुआ है, कोएक्सियल केबल मतलब क्या हुआ कि एक ही एक्सिस में दो केबल है आपका। ठीक है, तो एक ही एक्सिस में दो केबल है और वो सर्किल के अंदर में है, तो ये इसी तरह का दिखेगा। दोनों का एक्सिस सेम है, इसका भी और इसका भी। इसमें कुछ मोटाई है और ये एक वायर है आपका। ठीक है, ये जो वायर है उसका कुछ मोटाई है और ये ऐसा है, और ये जो बाहर में जो आपका है वो मटेरियल किसी चीज से बना हुआ है वो, और उसका मोटाई इतना है। ठीक है, चलिए coaxial cable which consists of an inner wire of radius A surrounded by an outer shell। देखिए इनर वायर ऑफ रेडियस A, तो ये जो इनर वायर है उसका सामने वाला पार्ट दिखाया जा रहा है, तो उसका रेडियस आपका कितना है, A है। और आउटर सेल जो आपका है उसका इनर आउटर रेडी आपका कितना है, B एंड C रेस्पेक्टिवली। इसका आउटर रेडी B और C है। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से यहाँ लेंगे तो B और सेंटर से इसके लास्ट पॉइंट तक लेंगे इसका रेडियस C। The inner wire carries an electric current I naught। The inner जो वायर जो है, जितना मोटाई वाला वायर है उसका इलेक्ट्रिक करंट कितना है, I naught है। And outer cell carries an equal current in opposite direction। और ये जो outer cell जो आपका है उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लीजिए करंट इधर आ रहा होगा, इसमें करंट इधर से इधर जाएगा। मान लीजिए किसी चीज का मटेरियल है ये अंदर, तो इसमें मान लीजिए कि दो पोटेंशियल से इसको बैटरी से दो से कनेक्ट कर दिया हुआ, तो इससे भी करंट इधर से उधर जा सकता है। ठीक है, तो करंट इसमें अंदर से ऐसे बाहर, अंदर मतलब बाहर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है करंट। ठीक है, लेकिन करंट का वैल्यू सेम है, इसमें भी आई नॉट है, इसमें भी आई नॉट है, लेकिन इसमें आई नॉट बाहर निकल रहा है, इसमें आई नॉट अंदर जा रहा है, जो कि आई नॉट पूरे इसमें फैला हुआ है, इसमें आई नॉट पूरे इसमें फैला हुआ है इस वायर में। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस निकालना है। ये मान लीजिए कि सेंटर है, तो डिस्टेंस x जो आपका है वहां पे एक्सिस से, ये एक्सिस तो इसी लाइन से पास करेगा, इसी पॉइंट से आपका एक्सिस पास करने वाला है। तो इस एक्सिस से आपका क्या है, डिस्टेंस x पर जब x स्मॉलर देन a है, हमको तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है x डिस्टेंस पे, और x का मतलब क्या है, x स्मॉलर देन a है। जैसे मान लीजिए इसका रेडियस कितना था, a था ना, तो x स्मॉलर देन a है, तो x स्मॉलर देन जो a रहेगा तो आपका जो सर्किल होगा इसके अंदर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, x ग्रेटर देन a स्मॉलर देन b। a से बड़ा स्मॉलर देन b, यानी कि इस दोनों के बीच में आपका सर्किल होगा। x का दूरी यदि a ग्रेटर देन a स्मॉलर देन b है, तो x ग्रेटर देन b स्मॉलर देन c, x ग्रेटर देन b और स्मॉलर देन c है, तो यहाँ पे होना चाहिए, और x ग्रेटर देन c होगा इससे भी बाहर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, assume that the current density is uniform in the inner wire
एंड आल्सो यूनिफॉर्म इन द आउटर सेल। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आपका क्या है, इनर वायर में यूनिफॉर्म है और आउटर सेल में भी आपका करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, समझ बात आ रहा है। जो करंट जो आपका जो वैल्यू है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, इस वायर में, इसका जो मोटाई है वायर का उसमें, और जो इसमें जो है इसमें जो करंट जो है उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें भी करंट आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस का, ये हमारा काम है। तो हम लोग सबसे पहले एम्पियर्स लॉ देखे हैं और उसमें हम लोग देखे क्या है कि सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी जो आपका होता था वो क्या होता था, म्यू नॉट इनटू करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, तो वो जो क्लोज जो बाउंड्री है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर में जो भी करंट होता था वो जो पास होता था उसको म्यू नॉट टाइम्स कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाता था, मेरा निकल जाता था वो एम्पियर्स लॉ के आधार पर जाता था, वो सर्कुलेशन के बराबर हो जाता था। सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी आप लोग को याद होगा, सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी क्या लिखते थे, बी इंटू डी एल जो आपका होता था इसका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या लिखते थे, म्यू नॉट इंटू आई, कहीं ना लिखते थे। तो यही वाला फॉर्मूला का हमको यूज करना है चारों केस में। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट से, ए से। तो चलिए पहला हम लोग पार्ट से निकालते हैं। इसमें ए जो है आपका उसका फिगर बना हुआ है x स्मॉलर देन ए। ठीक है, जिसमें x जो आपका है यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, x है, और x स्मॉलर देन ए, और इसका रेडियस क्या है, a है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहला चीज मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी हमको करने का है। तो देखिए कि एक हम लोग ऐसा सरफेस बना लिए, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्या कर लिए, एक ऐसा हम लोग क्या बना लिए, क्लोज सरफेस बना लिया आपका। ठीक है, अच्छा, क्लोज कर्व बना लिए। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यहां से यहां तक x दूरी है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे होगा यही यहां पे होगा, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो ये जो मेरे पास है ये b डॉट dl इसको कर दीजिए। ठीक है, कहे कि ये वेक्टर फॉर्म का डॉट प्रोडक्ट होता था, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यही ना होता था। अच्छा, कितना करंट पास कर रहा है इसके अंदर से, देखिए पूरा से तो करंट पास कर रहा है आई नॉट। ठीक है, देखिए इससे कितना करंट पास कर रहा है उसको निकालेंगे अभी हम लोग। अब चलिए इसमें देखते हैं बी का जो वैल्यू है वो किधर होगा। तो देखिए ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसमें बी का वैल्यू, करंट ऐसे मान लीजिए बाहर आ रहा है, करंट बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। समझ बात आ रहा है। अच्छा, डीएल लेंथ लेंगे, छोटा सा जो लेंथ लेंगे इसको देखिए बड़ा करके यहां दिखाते हैं। ठीक है, इसको अच्छा से समझिएगा, इसको विजुअलाइज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वायर है और इसके कारण ये जो वायर जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल बनता है, ये तो पता ही है। एक वायर ऐसे खड़ा रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल बनता चलेगा। तो बी आपका इधर हो गया। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसके बगल में इसके यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। अच्छा, ये जो लेंथ लेंगे, छोटा सा मान लीजिए हम लेंथ लेते हैं, तो ये डीएल लेंथ, और डीएल लेंथ का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा डीएल लेंथ का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन भी इधर, डीएल का भी डायरेक्शन इधर। तो ये जो आपका हो गया बी डीएल कॉस जीरो, दोनों के बीच का एंगल में करना था, कॉस थीटा करना था ना, पहले तो कॉस थीटा पहले कर देते हैं। अब कॉस थीटा यानी थीटा दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो। ये वैल्यू क्या होगा, बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। समझ में आ रहा है बात यहां तक। अब देखिए बी डीएल आ रहा है। अब देखिए बी का वैल्यू कहीं पर भी लेंगे तो इससे जो एक्स दूरी है, इससे हर जगह इसका एक्स दूरी है, तो कहीं पर भी लेंगे तो बी का वैल्यू तो सेम।
तो बी आपका बाहर निकल जाएगा, अंदर में सिर्फ डीएल रह जाएगा और म्यू नॉट आई। अच्छा, ये जो डीएल है वो पूरा का पूरा जब लेंगे, पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस, तो वो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई एक्स इंटू म्यू नॉट आई। ठीक है, समझ में बात आ रहा है? ठीक है, ऐसा करते हैं, लेकिन ये वाला चीज अभी मिटाते हैं। ठीक है, ध्यान से इस चीज को मिटा रहे हैं। ये सब जगह कॉमन आने वाला है, इस सरफेस पे लीजिए, चाहे यहां लीजिए, चाहे यहां लीजिए, चाहे यहां लीजिए, सब जगह बी सही सेम आएगा और डीएल सही सेम आएगा। ठीक है, और करंट का जो भी वैल्यू होगा उसको लिखेंगे अभी हम। ठीक है, तो अभी ए बी सी डी के लिए ले रहे हैं, पहले ये कॉमन चीज को हम लोग ले रहे हैं। तो बी इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। तो बी का जो वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ये बी का वैल्यू। समझ में बात आ रहा है? तो हम लोग को जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो वहां पे म्यू नॉट का वैल्यू और 2 पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, एक्स का वैल्यू सबके लिए क्या है, अलग अलग कंडीशन पे है, और आई का वैल्यू सबके लिए चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है कि आई का वैल्यू और एक्स का वैल्यू, तो फिर हमको एक्स ही डालना पड़ेगा। तो हम आई का वैल्यू सब जगह डालते चलेंगे और मैग्नेटिक फील्ड सबका चारों का निकाल देंगे उसी तरह से करते। ये चीज आपका क्या हो गया, कॉमन चीज हो गया। तो इस चीज को पहले उतार दीजिए। ठीक है, ये फिगर के साथ पहले इस फिगर को उतारिए ऊपर में, और उसके बाद पूरा इस चीज को लिखिए। ठीक है, चलिए यहां तक पहले काम कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब पहले वाले पार्ट में आते हैं, ए में। ए वाला पार्ट में क्या है, एक्स स्मॉलर देन ए। ए पता है आपको, इसका रेडियस के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो एक्स स्मॉलर देन ए का जब बात कर रहा है तब हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्मॉलर देन ए में। एक्स स्मॉलर देन ए करने के लिए आपका जो करंट का जो वैल्यू है, अच्छा एक्स स्मॉलर देन ए है तो एक्स का वैल्यू हर जगह लिखना पड़ेगा आपको। सबको एक्स ही माने हैं, यहां से यहां भी एक्स, यहां से यहां भी एक्स, यहां से यहां भी, यहां से यहां एक्स सबको माने। करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू सब जगह सेम अलग अलग होते जाएगा और सबका वैल्यू अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का आता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्मॉलर देन ए है, तो आपको क्या करने का है कि करंट का वैल्यू इसका निकालना है। करंट आई इनसाइड द सरफेस फॉर एक्स स्मॉलर देन ए, ये हमको आई निकालना है। ये वाला आई डालेंगे यहां पे और बी का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स स्मॉलर देन ए में देखिए क्या होगा। सबसे पहले इसमें करंट कितना था, इसमें वायर में आई नॉट करंट था, देखिए लिखा हुआ होगा। करंट क्या है, आई नॉट है इसमें भी आई नॉट है, लेकिन ये अंदर में ये बाहर। ठीक है, तो करंट आई नॉट है। ठीक है, करंट आई नॉट इज distributed uniformly on the circle of radius a। ठीक है, सर्किल रेडियस ए में क्या है, करंट आई नॉट आपका क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग को निकालना है करंट पर यूनिट एरिया इज आई नॉट बाई, इसका एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, करंट पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब देखते हैं करंट इनक्लोज्ड in x smaller than a is I naught by pi a square, करंट पर यूनिट एरिया। इसका एरिया कितना है, पाई एक्स स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर। समझ में बात आ रहा है? तो एक्स स्मॉलर देन ए में पाई एक्स स्क्वायर में इसका सर्कमफ्रेंस होगा। तो पाई एक्स स्क्वायर में क्या होगा, जो भी करंट होगा वही इसका इनक्लोज करंट होगा। तो पाई पाई कट गया तो ये क्या बच गया, आई नॉट एक्स स्क्वायर बाय
ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, करंट का वैल्यू हो गया। सो I इज इक्वल टू आई नॉट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट एक्स स्क्वायर बाय 2 पाई एक्स इंटू ए स्क्वायर। एक 6 कट गया, एक कितना बच गया, म्यू नॉट आई नॉट एक्स बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका एक स्मॉलर देन ए पर होगा। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, इसको मिटाएंगे। सबको लिखने का जरूरत नहीं है। इसको लिख देते हैं, x क्या था आपका, ग्रेटर देन a स्मॉलर देन b। ठीक है, अच्छा ये b पार्ट का आंसर था ना, ये b पार्ट यहां लिख दीजिए। अच्छा तो फिर लिखिए करेंट इन द सरफेस फॉर x ग्रेटर देन a स्मॉलर देन b। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है ये वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटाइए। ये जो आपका होगा इस पार्ट का, एक फेज के लिए ये है टोटल करंट I नॉट इज enclosed inside the surface, inside the curve of x greater than a smaller than b. So current per unit, current enclosed is I नॉट। इसीलिए ये जो करंट इनक्लोज क्या आ गया, आई नॉट आ गया। इसीलिए b का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स। ठीक है, ये आपका दूसरे वाले पार्ट का आंसर निकल गया। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब तीसरा पार्ट, इसको मिटाइए। तीसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, x ग्रेटर देन b स्मॉलर देन c। ठीक है, तो करेंट इन द सरफेस फॉर x ग्रेटर देन b स्मॉलर देन c, इस वाला पार्ट। a देखिए ये है, a ये, b ये और c ये पूरा। ठीक है, इसको कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। अब देखिए इसमें कैसे करा जाए इसको, कि आपको क्या करने का है कि करंट जो इनक्लोज होगा, अपोजिट करंट I नॉट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the outer cell। आउटर सेल में अपोजिट करंट I नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो I नॉट बाय पाई, देखिए I नॉट क्या है, पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला जो सरफेस है पूरा, तो इसमें जो इसका पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई सी स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर।
हो गया ना। इनटू इनटू जो आपका जो सरफेस है यहां पर वो क्या है, देखिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, हम तो डायरेक्टली लिख देंगे इसको डिटेल में थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले कि ये जो आउटर सेल का जो पार्ट है ना, ये जो डॉटेड के अंदर में जो पाया जा रहा है वो ये वाला है आपका, ये डॉट के नीचे वाला जो पार्ट है, तो इसका पहले आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पार्ट ऑफ आउटर सेल in part of outer cell enclosed in dotted area is, क्या होगा, डॉटेड एरिया के अंदर में जो बाहर वाला जो आउटर सेल का जो पार्ट इनक्लोज है वो क्या होगा, इस पूरा का पूरा यहां पाई एक्स स्क्वायर और माइनस पाई बी स्क्वायर, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या किए कि ये जो डॉटेड था ना उसका पूरा पाई एक्स स्क्वायर होता है कि यहां से ज्यादा डॉटेड वाला सेंटर से डॉटेड तो क्या है, एक्स है आपका, तो पाई एक्स स्क्वायर। इससे ये वाला पार्ट निकाल दिए बाहर, तो सिर्फ ये वाला डॉटेड वाला पार्ट पड़ गया। समझ में आ रहा है डॉटेड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, समझ में आ रहा होगा आपको, उसका हम एरिया ये लिखे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोग को यहां पे आप लोग फिगर मत कीजिएगा, तो आपका फिगर गंदा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट आपका इनक्लोज हुआ। अच्छा एक जो करंट जो अपोजिट डायरेक्शन में जो इसमें है, अब वो इस पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपोजिट डायरेक्शन करंट आई नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली in outer cell, so current per unit area is I naught by pi, अब इसका पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, तो पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, यानी कि आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। समझ में बात आ रहा है यहां तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टोटल करंट इनक्लोज्ड इनसाइड डॉटेड कर्व विल बी, डॉटेड कर्व के अंदर में जितना आपका टोटल करंट इनक्लोज रहेगा वो क्या हो जाएगा, इतना करंट पर यूनिट एरिया और इनटू इसका एरिया ये हो जाएगा। लेकिन ये आई नॉट भी एक तो है। अच्छा ये जो आई नॉट है ये अपोजिट डायरेक्शन वाला है, तो इसको हम माइनस के रूप में लिखेंगे और ये वाला इसको प्लस के रूप में लिखते हैं, तो इसमें टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट प्लस आई नॉट ये वाला, पहले इस डॉटेड के अंदर में जितना करंट है पहले इस वाला इसका टोटल करंट, और इसके बाद ये जो पार्ट जो टोटल करंट बचा हुआ है वो वाला करंट जो निकलेगा उसको निकालेंगे आई नॉट। अच्छा ये करंट अपोजिट में है तो इसको माइनस लिखते हैं, इसका जो वैल्यू हो जाएगा आई नॉट बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टोटल करंट आपका इनक्लोज्ड हो गया, ठीक है, इस सरफेस के अंदर में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आई नॉट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका टोटल करंट आई हुआ इसमें, ठीक है। यही वाला यहां पे वैल्यू डालने का है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो वैल्यू हो जाएगा, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई का वैल्यू में आई नॉट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई
2 पाई एक्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। चलिए इसको निकाला जाए, इसको लिखिए। चलिए इसको मिटाएंगे और लास्ट पार्ट निकालते हैं। लास्ट पार्ट बहुत आसान है। लास्ट पार्ट को अंदाजा लगाइए क्या होना चाहिए उसका आंसर। बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इसमें निकालना है, तो इसमें करंट इधर आई नॉट, इससे पूरा टोटल करंट माइनस आई नॉट, तो टोटल करंट आपका क्या हो जाएगा, 0। डी में क्या हो गया, x ग्रेटर देन c। हियर टोटल करंट I is equal to 0, so B is equal to 0। ठीक है, ये आपका B is equal to 0 हो गया। ये आपका खत्म हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चलिए इसको उतारिए जल्दी से। एक क्वेश्चन उतारा जाए। फिगर शोज cross section of a cross section of a large plane sheet carrying an electric current, carrying an electric current along its surface, along its surface, full stop. The current in a strip of width dl is kdl, where k is constant, where k is a constant. Find the magnetic field at a point P at a distance x from the metal sheet। ठीक है, चलिए फिगर दिया हुआ तो फिगर बना देते हैं। ये आपका सीट है जिसका सामने का क्रॉस सेक्शनल पार्ट आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो डॉट डॉट जो आपको सर्किल में दिख रहा है, देखिए सर्किल जो है आपका दिख रहा है वो क्या है, वो डॉट जो सर्किल में बनाया हुआ है वो है आपका करंट का डायरेक्शन। ठीक है, करंट कैसे आ रहा है, बाहर के साइड में से आ रहा है। ठीक है, एक पॉइंट है P और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, x। ठीक है, आपको क्या करने का है, फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लार्ज मेटल शीट, लार्ज प्लेन शीट, लार्ज मेटल शीट। ठीक है, लार्ज मेटल शीट, लार्ज metal sheet carrying an electric current along its surface, full stop. The current in a strip of width dl is kdl, where k is constant.
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मेटल शीट। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो आपको P पॉइंट पे आपको क्या निकालने का है, मैग्नेटिक फील्ड, यही निकालना मेरा उद्देश्य है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जब आपको निकालने का है तो कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो ये आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि रियल में प्लेन शीट कैसा है। प्लेन शीट देखिए ऐसा है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसको विजुअलाइज कीजिएगा फिर मिटा देंगे। ये ऐसा आपका एक सीट है। ठीक है, ऐसा कोई सीट है आपका, ये P पॉइंट ऊपर में है, हवा में है। ठीक है, ऐसे P पॉइंट हवा में है, थोड़ा सा दूर पे, कहीं पे यहां से दूर में कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, समझ बता रहा है। P पॉइंट कहां है आपका, कहीं पे यहां पे आपका P पॉइंट, मतलब यहां पे ऐसे समझिए P पॉइंट है, इसके ऊपर में, यहां से मान लीजिए पॉइंट है जिसके ऊपर में विजुअलाइज कीजिए ऐसा कि यहाँ पे P पॉइंट आपका है। ठीक है, अब क्या है कि आपको क्या करना है कि इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस सीट के द्वारा। ठीक है, और इसमें करंट कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रहा है करंट। ठीक है, और ये बहुत बड़ा प्लेन सीट है। ठीक है, ऐसा कोई मतलब ये कोई इसका ये नहीं दिया हुआ, लेंथ और हाइट और ब्रेथ कुछ नहीं दिया हुआ इसका। इसका मतलब हुआ कि बहुत ही बड़ा सीट है। अब आपको क्या करने का है कि P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो देखिए P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एक तो ऐसा dl लेंथ का, ये जो है ना, इसका जो यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है, dl है। ठीक है, एक तो इधर लीजिए और एक तो इधर लीजिए, बराबर दूरी पर। ठीक है, ये भी dl ले लिए, मतलब इस P पॉइंट से दोनों बराबर दूरी पर ले लिए। और यहाँ पे जो dl का जो स्ट्रिप ले लिए, और इसके कारण ये देखिए एक तरह से वायर हो गया जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। इसमें करंट जाने का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें भी करंट जाने का डायरेक्शन ऐसे ही है। तो करंट के कारण, करंट वायर के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है P पॉइंट पे। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई डिस्टेंस होगा इसका, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होगा इस वायर के कारण, यहाँ मतलब वायर हम इसलिए बोल रहे हैं, स्ट्रिप है आपका, थोड़ा सा पतला एकदम स्ट्रिप टाइप का हो गया। तो ये वायर ही ऐसा है, तो इससे कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा और इससे कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पहले दोनों का निकाल देना है। ठीक है, चलिए ये वाला चीज मिटा रहे हैं। ठीक है, जो आपका पहले से बना हुआ था उसको फिर बना रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें दिखाने का कोशिश कर रहे थे। आपका यहाँ पे P पॉइंट। ठीक है, अब ये जो P पॉइंट है इसको ऐसे लेते हैं कि एक तो लेंथ यहां से यहां तक dl, यहां से यहां तक dl। ठीक है, और ये P यहाँ पे, तो अब विजुअलाइज कर रहे हैं कैसा है ये, यहां से यहां तक का। देखिए इसके एकदम बीच में मेरा है ना, बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, बीच वाला मेरा। तो हमको जो करना क्या है कि वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता था आपका वो किधर बनता था, करंट ऐसे, करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर साइड बना है। ये डॉट है ऐसा, ऐसा करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो इस P पॉइंट पे बनेगा वो इसके डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए वायर होता था, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालते थे वो कैसा होता था, ऐसा होता था। तो वही वाला चीज है सेम, कि ऐसा वायर टाइप का है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके एकदम ऐसे ही परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके परपेंडिकुलर। समझ बात आ रहा है। अच्छा, अब ये जो वायर है, इधर जो वायर स्ट्रिप है आपका, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा
अब वो क्या करेगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाए, अब इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ये इसके परपेंडिकुलर हुआ और ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला हम लाइन, ये वाला चीज मिटा रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है इस P पॉइंट पर इसके और इसके कारण जो बन रहा है उसको हम लोग पहले लिख दिए, ठीक है। अच्छा, इसके और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ताकि हम ऐसा सिमेट्री पे लिए ना कि यहाँ का दूरी सेम रहे, ठीक है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जो सेम रहेगा तो इसका जो रिजल्टेंट जो आएगा, दोनों जो मिल के जो वैल्यू आएगा एकदम ऐसे ही आएगा, स्ट्रेट। ये जो सीट है ना उसके एकदम स्ट्रेट में आ गया। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा, ये मान लीजिए हम देते हैं P, Q और R, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड वो P हो गया, ये वाला किसका मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू Q और मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू R, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको अच्छा से? हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं आपको कि हम बात कर रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो इसके परपेंडिकुलर है, एक इसके परपेंडिकुलर, तो ये इसके दोनों बीच में आएगा तो एकदम स्ट्रेट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेट में आ गया तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस दोनों के बीच में एकदम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका निकलेगा, हम लोग को क्या करना है, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला, मान लीजिए ये स्ट्रिप लिए, अच्छा ये तो इनफाइनाइट सीट है, तो ये मान लीजिए कि हम फिर यहां का लेना हो, फिर यहां का लेना हो, फिर इसे दूर का लेना हो, सब का मिलाएंगे तो सब मैग्नेटिक फील्ड इधर ही साइड में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? या फिर कहीं पर भी लेंगे, इसके जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी हम लेते हैं ऐसे करके, तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर इधर, सबका मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बनते चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन सीट है, ठीक है, मतलब प्लेन लार्ज सीट है, कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, मेटल सीट। तो ये समझ में आ रहा है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर साइड बन रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले इस चीज को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शन अराउंड मेटल से कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट अलोंग इट्स सरफेस जा रहा है ये। द करंट इन ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ dl इज kdl। तो dl जो लेंथ में जो करंट आपका होगा वो kdl होगा, ठीक है। तो इसमें जो टोटल करंट क्या होगा स्ट्रिप में, kdl होगा, इसमें भी kdl होगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द मेटल शीट, यानी कि x डिस्टेंस यहां से आने का दूरी क्या है, x है आपका, तो उस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालने का है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं इसको, द मैग्नेटिक फील्ड at point P, magnetic field at point P at distance x, x दूरी है यहां से, ठीक है, distance x will be given by the sum of, इसको मत लिखिए, ठीक है, पहले हम एक लाइन दूसरा लिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद अलग समझ में आएगा। पहले क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 strip of 2 strips of length dl at equidistance from point P। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P पे क्या करते हैं, dl को हम ले लेते हैं, dl का 2 स्ट्रिप को ले लीजिए। नाउ calculate the
नहीं, इसमें करेंगे लेट these points is Q and R in which current is moving outward. करंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ है दोनों में. अब the magnetic field at P due to Q and R is perpendicular to Q के कारण जो क्या होगा, perpendicular to QP, QP के perpendicular. R is BQ and BR which is perpendicular to QP and RP respectively. ठीक है, तो ये जो BQ बनेगा इस QP के परपेंडिकुलर और BR बनेगा RP के परपेंडिकुलर. ठीक है, यही कहे हैं. The resultant magnetic field will be along the surface of sheet. surface of sheet से क्या हो जाएगा, along the बन गया. resultant magnetic field B resultant लिख लीजिएगा, B resultant. ठीक है, is along the surface of the sheet. Similarly, for adding all the magnetic field at P due to whole sheet will be in same direction and it is B. अब इसको B कहते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए इस दोनों का B रिजल्टेंट बना था, अब पूरा के कारण जो पूरा प्लेन स्ट्रेट का क्या बन रहा है, आपका B बन रहा है. ठीक है, अब हमको काम क्या है कि B बना मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ क्या कीजिए ना कि एक क्लोज टाइप का सरफेस बना. ठीक है, यहां से X था तो यहां से X दूरी का आप ले लीजिए. ठीक है, अब बोल लिखते हैं इसमें, नाउ मेक ए क्लोज कर्व बना लेते हैं थ्रू P, क्लोज कर्व थ्रू P in which B is the magnetic field. ठीक है, अब B क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया. तो अब हम लोग क्लोज कर्व बना लिए, तो हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा देंगे इसमें. ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ इसमें लगाया जाए. अप्लाइंग, इसको भी यहां पे यहाँ पर एम्पियर्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन B. अच्छा, इसका जो पूरा लेंथ होगा इसको हम लोग लेंथ क्या ले लेते हैं, A ले लेते हैं. ठीक है, इसको लेंथ L. ठीक है, नाउ मेक ए क्लोज कर्व, इसमें लिख देते हैं क्लोज कर्व ऑफ लेंथ L. ठीक है, थ्रू P इन विच B इज द मैग्नेटिक फील्ड. इसमें ले लिए, तो एम्पियर्स लॉ जब लगाएंगे तो B इंटू DL जो आपका होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू I करंट इनक्लोज्ड. ठीक है, अच्छा B का जो वैल्यू है सेम है, इधर भी B का वैल्यू सेम है. तो B, अच्छा इससे जो देखिए B इन डॉट DL जो कर रहे हैं, तो B इधर और DL भी इधर. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री. इधर भी करेंगे तो B इधर और DL इधर, तो B और DL के बीच का एंगल 0 डिग्री. तो ये वाला जो होगा ना,
लाइन, उसके कारण जो आएगा वो आएगा वैल्यू। इसके कारण देखिए इसमें b इधर है आपका और dl जो आपका है वो क्या है आपका, इसमें देखिए इसमें इधर पॉइंट में क्या था, b आपका ऐसे बन रहा होगा, इसमें b ऐसे बन रहा होगा, जैसे b ऐसे बन रहा सही बन रहा होगा b, और इधर देख रहे तो b ऐसे बन रहा होगा। तो ये जो b बन रहा है और dl आपका क्या है ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो b dl cos 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0। इसके कारण ये जो सरफेस है और इसके कारण इसमें जो आपका जो एम्पियर सर्कुलर का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, सिर्फ आएगा इसके और इसके कारण। इसको पहले लिख देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं द सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर बी along line AD and BC is 0 because magnetic field B and length DL is perpendicular। यहां पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। Only circulation will be along DC and AB, DC और AB के along ही होगा, ठीक है। And angle is 0 between perpendicular, और इसके बाद यहां लिख लीजिएगा and theta is equal to 90 degree, so dot प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। इसमें लिख लीजिएगा इतना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 हो जाएगा वहां पे, किसमें, एडी और सीबी में। और इसमें जो आपका होगा वो उसमें क्या है, एंगल 0 है बिटवीन, एंगल इज 0 बिटवीन बी एंड डीएल, सो डॉट प्रोडक्ट इज B dl cos 0, B dl, B और dl, ये dl जो पूरा लेंथ ये वाला और ये वाला लेंगे तो b इंटू क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको 2bl भी लिख देंगे, ठीक है, ये 2bl हो गया। तो नाउ 2bl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, और टोटल करंट जो इसमें इंक्लोज जो होगा वो क्या होगा, देखिए K इज कांस्टेंट है आपका, विड्थ dl में जो आपका है करंट कितना इंक्लोज है, K dl, तो लेंथ L में जो आपका इंक्लोज करंट क्या हो जाएगा, K इंटू L। तो B का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट K L बाई 2L, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट K बाई 2, B का वैल्यू म्यू नॉट K बाई, समझ में बात आ रहा है, तो म्यू नॉट K बाई 2 इसको आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उतारिए, इससे एक कंक्लूजन भी आया है उसको भी लिख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू है x दूरी पे लिए थे कि इसका वैल्यू कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, ये x पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब x पे जब डिपेंड नहीं कर रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो गया। कहीं पर भी लीजिए, x पे लीजिए, 2x पे लीजिए, 3x पे लीजिए, तो b का जो वैल्यू है आपका क्या रहेगा, सेम रहने वाला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो मैग्नेटिक फील्ड b इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। कहीं पर भी लीजिए k का वैल्यू सेम है, म्यू नॉट का वैल्यू सेम है, ठीक है, तो b का तो वैल्यू चेंज होगा ही नहीं, b का वैल्यू x पे लीजिए, 2x पे लीजिए, कहीं पर लीजिएगा तो वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। चलिए सोता चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। कंसीडर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द consider the situation described in the previous example
A particle of mass m, a particle of mass m having a charge q, having a charge q is placed at a distance, d from the metal sheet, d from the metal sheet, and is projected towards it, full stop. Find the maximum velocity, of projection for which the particle does not hit the sheet, क्वेश्चन अगर पढ़ दिया जाए, consider the situation described in the previous example. A particle of mass m having a charge q is placed at a distance d from the metal sheet and is projected towards it. Full stop. Find the maximum velocity of projection for which the particle does not hit the sheet. ठीक है, चलिए तो इसको बनाया जाए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले ही क्वेश्चन बता रहा है कि लार्ज प्लेन शीट था आपका, मेटल शीट, और पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मास m और चार्ज q दिया हुआ है और डिस्टेंस d पे रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये शीट है आपका और उसके डिस्टेंस d पर यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल आपका है एंड इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स इट, इसको प्रोजेक्ट किया गया यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको यहां से प्रोजेक्ट किया गया, यहां से यहां डिस्टेंस क्या है आपका d। समझ में बात आ रहा है, ये d डिस्टेंस पे है पार्टिकल, इसको प्रोजेक्ट किया गया इसके तरफ। तो बोल रहा है कि find the maximum velocity of projection for which the particle does not hit the sheet। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपको लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाले जब भी हम जगह पे क्या करते हैं कि पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट कर देते हैं तो पार्टिकल क्या होता है आपका गोल 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 घूमने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सीट आपका रखा हुआ है। ठीक है, और सीट रहने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा कि सर्किल में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा। समझ बात आ रहा है, ये फिगर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रेडियस जो इसका है, इसका जो रेडियस है, यही ना रेडियस होगा, ये रेडियस का वैल्यू d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात तो समझ में आ रहा है। तो कितना वेलोसिटी इसको दे यहां पर कि ये क्या करे कि इसको हिट नहीं करे, इधर से ये निकल जाए गोल सर्किल बनाते हुए। ठीक है, तो हमको पता है फोर्स इस पे कितना लग रहा है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है फॉर प्रोजेक्शन फॉर द पार्टिकल डज नॉट हिट द मैक्सिमम वेलोसिटी हम बताने का है आपको। तो मान लीजिए कि वो वेलोसिटी क्या है v, लेट दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज v, v है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी।
अब क्या करना है आपको, तो उस पर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, वो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू भी बी। क्यू क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल का चार्ज, भी क्या हो गया उसका वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का, बी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फील्ड हो गया वो हो गया वैल्यू। अब क्यू भी बी जो आपका हो गया ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ना काम करेगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। और ये कैसे वर्क करेगा, इट विल वर्क एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो किसी चीज को गोल गोल घुमाता है, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। यानी क्यू भी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो ये जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर। इससे आपका भी का जो वैल्यू निकला, ठीक है, तो आर का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे क्या डालने का होगा, डी डालना है। यही ना डी दिया हुआ है, डिस्टेंस डी पे आपको रखा हुआ है, ठीक है। तो चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, मास एम, मास दिया हुआ है, मास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मास इसका होगा कुछ, मास यह दिया पार्टिकल और मास एम, चार्ज क्यू, वेलोसिटी भी, मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका निकाल दो, आर की जगह पे लोग डी डाल देंगे तो इसको लिखते हैं, ये भी कट गया, एक भी हो गया, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम बी बाई, और आर की जगह पे डी लिख देंगे, तो भी का जो वैल्यू हो जाएगा क्यू बी डी बाई, ठीक है, तो ये क्यू बी डी बाई एम आपका वैल्यू हो जाएगा। और पिछले क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया था म्यू नॉट के बाई 2 आया था, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसका वैल्यू डालते हैं, क्यू बी, अब बी की जगह पे क्या है, म्यू नॉट के बाई 2 एम, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट क्यू डी के बाई 2 एम। ये आपका वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है। तो इस वेलोसिटी से जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको टच नहीं करेगा, ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। तो ये आपका, ये मत समझिएगा ना कि ये कोना है इसका, ये कोना कहीं खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बस इसको यहां से छोड़ा गया तो ये ऐसे गोल गोल घूमना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको उतारा जाए, इसका आंसर देख लिया जाए, म्यू नॉट क्यू के डी बाई 2, म्यू नॉट क्यू के डी बाई 2m। चलिए इसका आंसर सही है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन एक लिखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थ्री आइडेंटिकल long solenoids P, Q and R are connected to each other, as shown in figure, if the magnetic field at the center of P is 2 Tesla,
what would be the field at the center of Q. Assume that the field due to solenoid is confined within the volume of that solenoid. Only. फिगर बनाते हैं इसका। सोलेनॉइड है, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग समझने का गलती मत कीजिएगा इसका। अब देखिए, आपको 3 आइडेंटिकल नॉन सोलेनॉइड दिया हुआ है, P, Q और R, ठीक है। अच्छा, P, Q और R दिया हुआ है, P, Q और R कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। इन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ P जो आपका है 2 टेस्ला, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है 2 टेस्ला है इसके सेंटर पर, ठीक है। What would be the field at the center of Q? Q के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये आपको निकालने का है, ठीक है। Assume that the field due to solenoid is confined within that solenoid only। और ये सोलेनॉइड के बाहर ही में मेन इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर में इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब कॉम्पैक्टली इसको लगाया गया है, तभी इसका बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हमको क्या करने का है, ये सोलेनॉइड का आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने का है। कैसे इसको निकालेंगे जरा देखते हैं इसको। तो देखिए, पहला चीज, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता था, इन सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। म्यू नॉट एन आई आपका हो जाता था, और एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका हो जाता था। तो ये जो आपका म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड, और आई क्या होता था, करंट होता था, ठीक है। तो हमको ये बोल रहा है ना, इसमें आपका ये तीनों सोलेनॉइड सेम है, सोलेनॉइड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नंबर ऑफ टर्न जो इसमें है एन एन एन, सब में एन एन है, ठीक है। अच्छा, एन का वैल्यू तीनों में सेम, म्यू नॉट का तो वैल्यू सेम रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें 2 टेस्ला है, तो इसका मतलब करंट इसमें ज्यादा होगा। इसमें बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या है, इधर में Q और R में आपको निकालने का है। तो देखिए, यहां से जैसे मान लीजिए करंट I जाएगा, तो यहां पे क्या होगा, ये I/2 हो जाएगा, ये भी I/2 हो जाएगा, करंट आधा हो गया ना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इसमें होगा, ये म्यू नॉट एन आई हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट इन P in solenoid P is B is equal to mu naught n I, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना है आपका, 2 टेस्ला है ना, 2 टेस्ला इज इक्वल टू 2 का लिखते हैं, यानी कि म्यू नॉट एन आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। समझ में बता रहा है। अब उसमें हमको निकालना है
मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है किसमें, क्यू पे ना। इन सोलेनॉइड क्यू इज बी, तो इसका बी पी पे था तो बी पी लिख देते हैं, इसका बी क्यू लिख देते हैं और डिफरेंशिएट हो जाएगा ये। अब म्यू नॉट एन और टोटल करंट उसमें कितना है, आई बाई टू। अच्छा, म्यू नॉट एन आई बाई टू, इसका टोटल वैल्यू कितना है, 2 और बाई 2 यानी कि 1, यानी कि बी क्यू का वैल्यू कितना आया, 1 टेस्ला, यानी कि इसमें 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, इसमें 2 टेस्ला। ठीक है, तो सो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड Q and R is 1 टेस्ला ईच। ठीक है, 1 टेस्ला होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए जल्दी से।